नमस्कार। आज की संध्या में मैं डॉक्टर खुशबू मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारे कॉलेज द्वारा आयोजित वेबिनार लेक्चर सीरीज ऑन मेंटल हेल्थ, अ सेल्फ हेल्प, सीक हेल्प एंड एक्सटेंड हेल्प के अंतर्गत चल रहे लेक्चर सीरीज का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ गया है। यह क्षण और भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर आनंद कुमार सर मौजूद हैं, जो इस वक्त इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के प्रेसिडेंट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं साथ में हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सिन्हा सर का भी अभिवादन करती हूँ। इस लेक्चर सीरीज के इनवाइटेड स्पीकर्स डॉक्टर संदीप कुमार सर, डॉक्टर तुषार सिंह सर, डॉक्टर गौरव कुमार राय सर, मिस निधि सिंह मैम, डॉक्टर श्वेता पाठक मैम और डॉक्टर शुभम श्री मैम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वैलिडेटरी सेशन में आने के हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। साथ ही मैं हमारे कन्वीनर प्रोफेसर शशि रंजन रस्तोगी सर और को कन्वीनर प्रोफेसर किशोर कुमार सर का भी अभिवादन करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि के परिचय देने की जिम्मेदारी मुझे मिली है और मैं इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रोफेसर आनंद सर इस समय इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के प्रेसिडेंट हैं। सर पूरे भारत में एक विख्यात मनोवैज्ञानिक के रूप में पहचाने जाते हैं। इन्होंने मुख्यतः नैदानिक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान तथा क्रीड़ा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रोफेसर कुमार सर पूर्व में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के मनोविज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर भी कार्य किए हैं और वे 1978 से वहां सेवा प्रदान कर रहे थे। विश्व स्तर पर प्रोफेसर कुमार सर को विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। 1983 में जापान में आयोजित 10th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ सोशल साइकेट्री में बेस्ट स्पीकर अवार्ड, 1983 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ सोशल साइकेट्री द्वारा लाइफ फेलो अवार्ड और 1993 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड द्वारा मैन ऑफ अचीवमेंट अवार्ड। प्रोफेसर कुमार सर 2007 और 2008 में ग्योथे यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। 2015 में सर चाइना में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइकोलॉजी एंड हेल्थ में की नोट स्पीकर के रूप में प्रस्तुत हुए थे। 2017 में कनाडा में आयोजित वर्ल्ड समिट ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड साइकोथेरेपी में सर ने की नोट एड्रेस दिया था। हाल ही में सर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बॉस्टन यूएसए में इनवाइटेड लेक्चर देने गए थे। एकेडमिक कार्यों के लिए प्रोफेसर कुमार सर कई बार 15 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर गए हुए हैं। प्रोफेसर कुमार सर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, यूनिवर्सिटी एकेडमिक कमिटी के चेयरमैन भी रहे हैं और 1988 में सियोल तथा 2000 में सिडनी में आयोजित ओलंपिक्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑफिशियल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की भी भूमिका में रहे हैं। प्रोफेसर कुमार ने 100 से अधिक शोध पत्र लिखे हैं जो कि हाई इम्पैक्ट फैक्टर के माने जाते हैं। सर ने कई इंटरनेशनल तथा नेशनल कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज किए हैं। साथ ही वे कई सारे प्रोजेक्ट्स के डायरेक्टर भी रहे हैं। मैं अब अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि आपके साथ मुझे मंच साझा करने का मौका मिला। अब मैं हमारे प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सिन्हा सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि के स्वागत में 2 शब्द कहें। सर। ऑनरेबल चीफ गेस्ट आनंद सर जी, रस्तोगी सर जी, खुशबू एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स, आज बहुत आह्लादित हैं कि ऐसे विद्वान साइकोलॉजिस्ट हमारे सामने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम लोगों को और हमारे बच्चों को कुछ अपना ज्ञान
देंगे जिससे उनका ज्ञान वर्धन होगा। आपको अपनी ओर से, अपने महाविद्यालय की ओर से और खासकर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से आपको बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये वैलिडिटी सेशन किसी भी इश्यूज का, किसी भी कार्यक्रम का, किसी भी आयोजन का सफलतापूर्वक संपन्न होने की खुशी में ये वैलिडिटी सेशन हम लोग मनाते हैं। और मैं समझता हूं हमारे महाविद्यालय का साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और जो हम लोग ऑनलाइन व्यवस्था में बच्चों को शिक्षा देने का कार्यक्रम चलाया, वो 100% सफल रहा। इसके लिए मैं अपने विभाग के, कॉलेज के, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के सारे शिक्षकों को, खासकर खुशबू को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। आगे का कार्यक्रम महाविद्यालय में किसी भी विभाग में जो होता है या होगा, संजोग अच्छा था, मैं जानता नहीं था कि लॉकडाउन होगा और हम लोगों को इसी स्थिति में क्लास लेना पड़ेगा। तो एक नोडल पदाधिकारी की आवश्यकता थी जो हमारे यहाँ थे। वो पहले रिसाइन कर चुके थे, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था उनका, वो अपने मूल किसी कारण से किए थे। संजोग रहा मैं खुशबू को इसके लिए अधिकृत किया और पूरे महाविद्यालय के सभी विभागों का कोऑर्डिनेट करके सबको ऑनलाइन शिक्षा में बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, अनंत सर जी, बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, राजभवन के द्वारा घोषित किया गया कि मगध विश्वविद्यालय बिहार में अगर 3 विश्वविद्यालय, 17 में 3 विश्वविद्यालय सही ढंग से ऑनलाइन की प्रक्रिया पूरी कर रहा है या किया है तो वह मगध विश्वविद्यालय है। और मगध विश्वविद्यालय इन द सेंस की गया कॉलेज, गया का कारण, गया कॉलेज, गया एक ऐसा संस्थान है, हमारे यहाँ ऐसे शिक्षक हैं, ऐसी व्यवस्था है। मैं समझता हूँ बिहार झारखंड का एकमात्र अच्छे कॉलेज, बड़े कॉलेजों में इसकी गिनती आती है और उस ओर ये काम भी किया, जिसके चलते आज बिहार में मगध विश्वविद्यालय का तीसरा, 3 विश्वविद्यालय में पहला भी कर सकते, सेकंड भी कर सकते, थर्ड भी कर सकते। हमारे कॉलेज के अचीवमेंट के साथ इसका रैंकिंग जुड़ गया। मगध विश्वविद्यालय गौरवान्वित है कि मगध विश्वविद्यालय के हम शिक्षक प्रिंसिपल हैं। मगध विश्वविद्यालय उस जमाने में जहां थे, आप खुद जानते होंगे अनंत सर जी, आप विद्वान हैं, आप पहले भी आए होंगे, जरूर जानते होंगे। मगध विश्वविद्यालय की एक गरिमा रही थी और उस गरिमा को पुनर्जीवित करने के लिए मगध विश्वविद्यालय में गया कॉलेज का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसको कुलपति जी भी मानते हैं, कुलपति जी भी ग्रहण करते हैं, समझते हैं बात को, राज्य सरकार भी समझती है और राजभवन भी समझते हैं। इसलिए हम आपको देखकर हमारे यहाँ आप आए, ऑनलाइन व्यवस्था में आपका दर्शन हुआ, इसके लिए मैं कोटि कोटि आपको फिर से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप अपने ज्ञान से हम लोगों को संबोधित करेंगे, ऐसी आशा है। और ये वैलिडिटी सेशन है जिसका शीर्षक पहले ही से था। बहुत सोच समझ के इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारी खुशबू ने ऐसा किया। ये सेल्फ हेल्प, सीक हेल्प एंड एक्सटेंडेड हेल्प अप्रोच में जो इन्होंने ये व्यवस्था किया, हम तमाम महाविद्यालय के लोग
इनके द्वारा किए गए कामों का सराहना करते हैं और धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जारी रखें। जी जी। वेबिनार लेक्चर सीरीज के सफर की शुरुआत 28 अप्रैल को हुई थी, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर थे। उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में वेबिनार के विषय की प्रासंगिकता की सराहना की तथा हमें इस अनुष्ठान के सफल होने के लिए आशीर्वाद दिया था। इसी श्रृंखला में हमने कई लेक्चर्स का आयोजन किया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखने के लिए विभिन्न सेल्फ हेल्प टेक्निक्स के विषय में जानकारी दी गई। साथ ही में एक सेशन में मानवीय मूल्यों को बढ़ाने के लिए सेवा और मदद करने के तरीकों पर भी प्रकाश डाला गया। मानसिक रोग तथा रोगी के लिए समाज के नजरिए में बदलाव लाने के लिए भी हमारे वक्ताओं ने प्रयास किया, जिससे कि रोगी एक भय मुक्त वातावरण में परामर्श तथा चिकित्सा ले सके। अब मैं हमारे कन्वीनर प्रोफेसर शशि रंजन रस्तोगी सर से अनुरोध करती हूँ कि वे इस पूरी वेबिनार सीरीज के विषय में 2 शब्द कहें। सर, शॉर्ट में आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा सर। धन्यवाद खुशबू। जी जी, धन्यवाद। गया महाविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित इस वेबिनार सीरीज के आज अंतिम क्षण में मैं डॉक्टर आनंद कुमार जी का, अपने प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा जी का, हमारे कलीग तथा इस वेबिनार को अटेंड जो कर रहे हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वेबिनार का आज 7वां लेक्चर सीरीज है और आज हम वैलिडिटी फंक्शन भी उसका मनाएंगे। हमने 6 वेबिनारों को अटेंड किया और हमें मेंटल हेल्थ, सिक हेल्थ और एक्सटेंडेड हेल्थ के बारे में जानने की जिज्ञासा थी और मुझे सीखने का मौका मिला। मैं इसके लिए अपनी जूनियर कलीग डॉक्टर मिश्रा खुशबू अशोक कुमार जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं और जिनके प्रयासों से आज हम इस वेबिनार सीरीज के अंतिम क्षण में पहुंचे हैं। मैं पुनः अपने महाविद्यालय के प्राचार्य, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी ने आज महाविद्यालय के नाम को जो ऊंचा किया है, वो आपका श्रेय है कि आपका आशीष हमारे जूनियर कलीगों को प्राप्त होता रहता है और आपकी प्रेरणा से खुशबू और अभी 2 दिवसीय हमारा अर्थशास्त्र विभाग ने राष्ट्रीय वेबिनार किया था, उसकी सफलता पूर्णतः आपको जाती है। मैं आज डॉक्टर आनंद कुमार जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम सबों को दिया है और आशा करते हैं कि आपके विचार से आज हम सभी प्रेरित होंगे और उसको जीवन में अमल करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। ओवर टू जी, थैंक यू सर। वेबिनार लेक्चर सीरीज को कराने के प्रयास में हम कितने सफल हो सके हैं, इस विषय में मैं चाहूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार सर अपने विचार व्यक्त करें। ओवर टू यू सर। जी सर। सर्वप्रथम मैं अत्यंत आभारी हूँ प्रोफेसर डीपी सिन्हा, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, प्रोफेसर आर.एस. रस्तोगी, who is convener and coordinator, Professor Kishore Kumar, who is co-convener and head of department psychology, and Dr. Khushbu, who is program coordinator। और आप सभी लोगों का मैं हृदय से अत्यंत आभारी हूँ, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने बुलाया और यहाँ पर कुछ बोलने का सौभाग्य
प्रदान किया है। मैं विशेष रूप से खुशबू की सराहना करना चाहूँगा कि इस बच्ची ने वाकई में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। जिस तरीके से इसने अपने दायित्व का निर्वहन किया है वो आप वाकई में एक मिसाल है। इसके लिए खुशबू तुमको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है अपने आप में। और तुमने जितने भी मेरे पास जो पिछले सारे सेशंस थे उसके क्लिप्स भेजे थे, मैंने सबको देखा, अच्छी तरह से देखा। जैसे मेडिटेशन पर डॉक्टर श्वेता पाठक का था, जो तुम्हारी टाइटल थी, बहुत ही अच्छी टाइटल थी वेबिनार की, वो थी मेंटल हेल्थ है सेल्फ हेल्प एंड टीच हेल्प एक्सटेंड हेल्प, अर्थात अपने आप की हम सहायता कैसे करेंगे अपने मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में, और अगर हमें कुछ परेशानी हो रही है, अगर हम अपनी सहायता नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरों से कैसे सहायता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, और अगर हम इस योग्य हैं कि दूसरों की सहायता कर सकें तो हम किस प्रकार से दूसरों की सहायता कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, इसमें सभी चीज़ों का समन्वय है, सभी बातों का समन्वय है। और जैसे पहले शुरू के सेशंस में मेडिटेशन पर डॉक्टर श्वेता पाठक का जो स्पीच थी, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, माइंडफुलनेस, इस पे डॉक्टर संदीप जी ने जो अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया, ये सेल्फ हेल्प के लिए बहुत अच्छी बातें थी जो इन लोगों ने अपने वेबिनार में प्रस्तुत किया। इसके बाद डॉक्टर तुषार जी ने कीपिंग वेल अमिडस्ट कोविड-19, ये भी बहुत अच्छी बात थी कि किस प्रकार से हम अपने आप को कोविड-19 के पीरियड में अपने मेंटल हेल्थ को बनाए रख सकते हैं। उसके विषय में इन्होंने जो कुछ भी बोला उसको मैंने बड़े ध्यान से अवलोकन किया। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ म्यूजिक एंड डांस ऑन मेंटल हेल्थ, डॉक्टर शुभम सिंह ने पटना से जो प्रस्तुत किया उसका भी मैंने अवलोकन किया, वो भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति थी। और हेल्पिंग अदर्स टुवर्ड्स पॉजिटिविटी जो गौरव कुमार राय जी ने पेश किया, इट वॉज वंडरफुल, बहुत ही अच्छा गौरव जी ने इस पे अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से दूसरों की मदद हम कर सकते हैं और कैसे लोगों को हम पॉजिटिव या प्रोडक्टिव इमोशंस की ओर ले जा सकते हैं। ये उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। इसी तरह से नीति सिंह ने सीकिंग हेल्प पर अपना वक्तव्य दिया कि किस प्रकार से हम दूसरे लोगों की मदद से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से लोगों की अगर मदद चाहिए तो हमारे अंदर क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए कि हम दूसरे लोगों की मदद कर सकें। बहुत ही अच्छा सेशन था। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं इस समय IASP इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम लोग भी इस दिशा में काफ़ी कार्य कर रहे हैं। ये हमारी एकेडमी केवल 5 साल पुरानी है, बिल्कुल शैशवावस्था में अभी सिर्फ 5 साल बीते हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए हैं। और वास्तव में ये जो कोविड-19 है ये हेल्थ इशू है। आप सबको पता होगा कि हेल्थ हैजार्ड जितने भी हैं तो इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के ही पर्व्यू में आता है हमारे, क्योंकि जितने भी हेल्थ इशूज हैं, कैंसर है, माइग्रेन है, एस्थमा है, कोरोनरी हार्ट डिजीजेज हैं, इसी तरह से इस प्रकार की जो नई महामारी आई है ये सभी हेल्थ इशूज कहे जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं और गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। और यह अत्यंत जानलेवा बीमारी है और इसके लिए हम लोगों ने एक टास्क फोर्स बनाया है। इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी ने एक बहुत बड़ा टास्क फोर्स बनाया है जिसमें 25 राज्यों में 300 के करीब काउंसलर्स हमारे इस एकेडमी के अंदर काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, टेली काउंसलिंग के द्वारा, साइकोलॉजिकल असिस्टेंस के द्वारा 25 राज्यों में जिसको जो भी समस्या हो रही है उन सभी के हमने कॉन्टेक्ट नंबर, उनके डिजिग्नेशन, उनके मोबाइल नंबर फ्लोट किए हैं सभी जगहों पर और बहुत ही सफलतापूर्वक वे समाज को अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। लोगों की मेंटल हेल्थ को एक उत्तम ढंग से बचाए रखने में कोविड-19 में ये सभी हमारे काउंसलर्स वे बहुत बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। और अभी हम इस लिस्ट को अपडेट भी करते चल रहे हैं, इसलिए अगर कोई भी काउंसलर जो कॉम्पिटेंट हो, कॉम्पिटेंट का मतलब है कि वो प्रोफेशनल काउंसलर हो, उसके पास कोई प्रोफेशनल काउंसलिंग की डिग्री हो और अगर उसके पास अनुभव हो तभी वो हमारे साथ जुड़ सकता है। जो हमारी वेबसाइट है iasp.in.net, इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी की वेबसाइट में हमारा ईमेल आईडी है
उस पर वो अपने डिटेल्स भेज करके अभी भी इस महाअभियान में अपने आप को सम्मिलित कर सकते हैं, जिससे कि सभी लोगों को काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ में लाभ प्राप्त हो सके। और इस कोविड-19 के विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक ऐसी महामारी है जो अचानक आई है, जिसके बारे में हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बहुत सारे संकट हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जिसकी हमें कोई कल्पना ही नहीं होती है, हमें पहले से पता ही नहीं होता है कि इतना भयानक संकट हमारे जीवन में आने वाला है, जिससे कि हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। और जब ऐसा कोई संकट आता है कि जब हमें अपने जीवन में खतरा महसूस होता है, तब क्या होता है? तब हमारे अंदर डर, भय बहुत ज्यादा पनप जाते हैं। व्यक्ति के अंदर सबसे अधिक डर होता है अपने जीवन का, और यही परिस्थिति इस समय है। कोविड-19 में जिस तरीके से पूरे विश्व में मृत्यु हो रही है, जिस तरीके से ये संक्रमण अमेरिका जैसे विकसित राज्य में आप देखिए 70,000 के ऊपर की संख्या पहुंच चुकी, किस हालत में 7 लाख के करीब शायद संख्या पहुंच चुकी है। जो हालत है वहां पे, जो डेथ के रेट्स हैं, उसको देखते हुए अभी हमारी 125 करोड़ की जनता के बीच में केवल हमारी डेथ रेट 4% है, मात्र 4%। जी बिल्कुल। तो 4% डेथ रेट हमारे यहाँ जो है अभी कोविड-19 में, ये बहुत कम है, पूरे विश्व के समस्त देशों की तुलना में बहुत कम है। और इससे अधिक मौतें तो हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट्स में, कोरोनरी हार्ट डिजीज में, कैंसर पेशेंट्स की होती हैं हर महीने। अभी IMA का नेशनल डेटा आया था, उससे पता चलता है कि हमारे देश में इससे बहुत अधिक मात्रा में मौतें तो दूसरे प्रकार के और दुर्घटनाओं में या और बीमारियों में और मेंटल हेल्थ एजेंट में होती रहती है। तो उस हिसाब से कोरोना में 3 महीने के अंदर हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत कम है। आप देखिए रिकवरी रेट हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारा इम्यून सिस्टम। हमारे देश में बचपन से ही हम लोग मिट्टियों में धूल फाँकते हुए बड़े हुए हैं, मिट्टियों में खेलते हुए, न तो हमारे यहाँ कोई बिस्लरी वाटर का कल्चर रहा शुरू से, न इस प्रकार का कल्चर रहा। तो हम लोगों की इम्यून सिस्टम शुरू से ही बहुत स्ट्रांग रही, इसीलिए हमारे यहाँ अभी रिकवरी रेट बहुत स्ट्रांग है और हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत कम है। इसलिए हमें कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर बीमारी के बचाव के लिए कुछ न कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, कुछ बचाव के लिए आवश्यक अनिवार्यता होती है। चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो, चाहे वो डायबिटीज का पेशेंट हो, चाहे वो हाइपरटेंशन का पेशेंट हो, सब में अगर थोड़ी लापरवाही बटी तो दुर्घटना घटी। आप देखते हैं अगर डायबिटीज का पेशेंट है, अगर वो नमक का सेवन करता है तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल होता है, वो गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। इसी तरह से ये आपके हाइपरटेंशन में और डायबिटीज में किसी प्रकार से चीनी का सेवन करता है तो वह बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। तो हर अस्वस्थता के, हर प्रकार के हेल्थ रिजॉर्ट के कुछ न कुछ अपने प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो एक प्रकार का वायरस है और इसमें हमारे लिए सबसे बड़ा बचाव का मुख्य उपाय है डिस्टेंसिंग। आपने इतनी बार देखा सुना बार बार कि अगर हम लोगों से दूर रहते हैं, मास्क लगाते हैं और बार बार अपने हाथों को धोते हैं अगर किसी चीज को छूने के बाद, तो हम इससे काफी हद तक बच सकते हैं। लेकिन इन सब बातों में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात आती है कि इस लॉकडाउन में हम बहुत सारी गंभीर मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। लॉकडाउन में पारिवारिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार की समस्याएं बहुत सामने उभर करके आ रही हैं। देख रहे हैं कि 24 घंटे परिवार के बीच में रहने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच में समायोजन की समस्याएं बहुत अधिक बढ़ रही हैं। पहले बहुत लोग ये सोचते थे कि काश हमें छुट्टी मिले और हम परिवार के साथ समय बिता सकें। इतनी व्यस्तता होती थी जीवन में कि हम तरसते थे कि परिवार के साथ हमें कुछ समय बिताना है। लेकिन जब परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिला तब 2 महीने के अंदर ही हम बहुत घबरा गए हैं। पारिवारिक असामंजस्य की बातें सामने आ रही हैं, अनेक प्रकार की घरेलू हिंसा की बातें सामने आ रही हैं और एक प्रकार से व्यक्तिगत मानसिक समस्याएं भी हमारे सामने आ रही हैं। ये गंभीर चिंता का भी विषय है, कम से कम मनोवैज्ञानिकों के तो बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है, जिसके लिए हमें उनकी मानसिक सहायता करनी चाहिए ताकि वह इससे उबर सकें। और ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि आप देखते हैं इसमें घरेलू हिंसा भी बहुत बढ़ गई है। अभी इंडियन वुमेन, ये राष्ट्रीय महिला आयोग जो हमारी है,
उसके अनुसार 3 से लेकर के 30 मार्च के बीच में 214 घरेलू हिंसा के केसेस अभी रजिस्टर्ड हुए हैं और उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। तो घरेलू हिंसा की संख्या भी लॉकडाउन में इसके पहले की तुलना में कंपेयर टू जब लॉकडाउन नहीं था और जब लॉकडाउन है, ये तुलनात्मक डेटा है कि लॉकडाउन की स्थिति में घरेलू हिंसा की अत्यधिक बढ़ती चली जा रही है, जिसका मुख्य कारण अनेक प्रकार के तनाव, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा और निराशाएं हैं। और इसलिए हमें इस नई परिस्थिति में समायोजन करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। ये ऐसी बीमारी नहीं है जो आज कल या 1 साल के अंदर समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाना होगा, अपनी मनोवृत्ति में चेंज लाना होगा और अनेक प्रकार के अपने इमोशंस में भी हमें परिवर्तन लाना होगा। हमें अपने एडजस्टमेंट में भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाने होंगे। नई परिस्थिति में समायोजन करने के लिए हमें अपने विचार, सोच, लाइफ स्टाइल, आदतों में परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। और अगर ये परिवर्तन नहीं आएगा तो हम अनेक प्रकार की मानसिक तकलीफों के शिकार होते हैं, जिसका कोई बचाव नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा बचाव यही है कि हम अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाएं। लाइफ स्टाइल में परिवर्तन का मतलब होता है जैसे अपने खान पान में परिवर्तन लाना, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले भोजनों को ग्रहण करना, एक्सरसाइज करना जिससे कि इम्यून सिस्टम बढ़े और विभिन्न प्रकार की दूसरी लाइफ स्टाइल्स में चेंजेस लाना। और अनेक प्रकार की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। मैं तो चूंकि प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए मेरे सामने बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, फोन आते रहते हैं, अजीबोगरीब समस्याएं आती हैं। एक परिवार बोलता है कि हमारे यहाँ के जितने भी सदस्य हैं सब अलग अलग ढंग से नाश्ते और खाने की फरमाइश करते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में एक सदस्य बोलता है कि हमें ये नाश्ता चाहिए, दूसरा सदस्य बोलता है कि हमें ये खाना चाहिए। आपस में इतने क्लैश बढ़ जाते हैं इन सब चीजों को लेकर के कि परिवार में अनावश्यक रूप से तनाव हो जाता है। बिल्कुल व्यवहारिक पहलू है। मैं बहुत ही व्यवहारिक पहलुओं को आपके सामने रखूंगा। मैं कोई बहुत एकेडमिक फ्लाइंग ओवर द हेड बातें नहीं करूंगा, बिल्कुल सरल शब्दों में सिंपल सी बातों को सामने रखना चाहूंगा जिससे कि हम दूर जाए इस समय। तो ये सब छोटी छोटी समस्याएं जिससे आप ध्यान नहीं देते हैं। टीवी पे है, अब एक परिवार के पास फोन आया कि हमारे पास एक ही टीवी है और आपस में झगड़ा शुरू हो गया। सारे लोग घर में कैद हैं, हम ये चैनल देखेंगे, हम वो चैनल देखेंगे, टीवी एक ही है, अब किसके पसंद का चैनल लगाया जाए। तो उसमें इतना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाते हैं आपस में, तनाव बढ़ता है। इससे मानसिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होता है। करने को ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो प्रतिदिन घटित होती हैं और जिसके कारण हमें प्रतिदिन परिवार में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसी प्रकार से देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं परिवार में, वो बार बार बाहर निकलने की जिद करते हैं, बाहर निकल भी जाते हैं, माँ बाप की बातें नहीं सुनते हैं, घर के बाहर जाते हैं, उसके बाद पिटाई भी हो जाती है उनकी, वापस घर में भी आ जाते हैं पुलिस फोर्स के द्वारा। तो इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं। ये सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिस पर हमें ध्यान देने की गंभीर रूप से आवश्यकता है। और इसके कारण अनेक प्रकार के नेगेटिव इमोशंस, अनप्रोडक्टिव इमोशंस और भय, तनाव, क्रोध इत्यादि दिन प्रतिदिन परिवार में बढ़ रहे हैं। इनकी संख्या काफी बढ़ रही है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग एडिक्टेड हैं। आप देखिए अनेक प्रकार के लोग हैं, दिन पान खाने के एडिक्टेड हैं, गुटखा खाने के एडिक्टेड हैं, कुछ लोग ड्रिंक के एडिक्टेड हैं। उनको लॉकडाउन में कुछ नहीं मिल रहा है तो उनकी मेंटल हेल्थ पे भी उनको क्रेविंग हो रही है। गंभीर प्रकार की समस्याएं, आप कहते हैं ना ड्रग डिपेंडेंस, तो ड्रग डिपेंडेंस में क्रेविंग जो होती है एक प्रकार की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिससे उनके अंदर चिड़चिड़ाहट, क्रोध, गुस्सा और सारे फ्रस्ट्रेशन परिवार के सदस्यों पर निकालते हैं क्योंकि उनको इस प्रकार की चीजें इस समय अवेलेबल नहीं हो रही हैं। दीज आर वेरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ, बिल्कुल सामान्य सा एस्पेक्ट है जिन पर हमें सचमुच में ध्यान देने की जरूरत है और गौर करने की जरूरत है। और इस प्रकार की जो चीजें हैं इनको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, बचा सकते हैं और दूर कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें मनोवैज्ञानिकों की बहुत विशेष भूमिका है। विशेष अपनी भूमिका को हमें, अपने दायित्व को निभाना चाहिए। अब जैसे आप पूछेंगे कि इसमें हम क्या करें, क्या उपाय कर सकते हैं, तो हर प्रॉब्लम की अपनी अपनी एक अलग रेमेडी है। जिस प्रकार की समस्या है उसी प्रकार के उपाय भी हैं। आनंद, उपायों के बारे में बात करते थे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, और फिर हम शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, सारी चीज होती रहती है। बिल्कुल।
तो मैं बात कर रहा था इसकी रेमेडीज के बारे में कि क्या उपाय होते हैं। तो अलग अलग समस्याओं के अलग अलग समाधान हुआ करते हैं, लेकिन कुछ कॉमन चीजें हैं, पहले भी बहुत लोग बता चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम फिर आपको बोलना चाहूंगा मैं कि सबसे बड़ी बात यह है। हेलो, यस सर, ऑडिबल है आप? ओके। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे अवसर में स्टूडेंट्स की बिल्कुल अभी प्रॉब्लम्स हैं। हम देख रहे हैं कि जिन विद्यार्थियों के एग्जाम पेंडिंग हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी क्लास में हैं जिनके एग्जाम पेंडिंग हैं, कुछ हैं जिनके कॉम्पिटिशन होने वाले हैं, कोई मेडिकल का कॉम्पिटिशन देने वाला है, कोई आईटी का कॉम्पिटिशन देने वाला है, तरह तरह के कॉम्पिटिशन हैं, कोई जॉब के कॉम्पिटिशन हैं जो सभी पेंडिंग हो गए हैं, काफी लंबे समय तक पेंडिंग हो गए हैं। तो चूंकि अचानक ये संकट आया जिसके लिए लोग तैयार नहीं थे, बच्चे भी तैयार नहीं थे, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, और अचानक संकट आने से और लंबे समय तक ये परीक्षा टल जाने से ये भी नहीं पता कि कौन सी परीक्षाएं कब होंगी अभी। तो इस संकट का कोई अंत नहीं है। अभी लॉकडाउन कब तक चलेगा डिपेंड करता है, जिस प्रकार दिन पर दिन संख्या बढ़ती चली जा रही है उस प्रकार से एक जगह पर गैदरिंग अभी भी लोग अलाउ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट नहीं अलाउ करेगी कि ज्यादा गैदरिंग एक जगह पर हो। तो इस हिसाब से परीक्षाओं का संकट बहुत बड़ा है। तो बहुत सारे बच्चे बहुत डिप्रेशन में हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में हो रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं कि क्या करें सर, बहुत डिप्रेशन हो रहा है, बहुत परेशान हूं मैं, बहुत एंजाइटी हो रही है कि हमारा सेशन पिछड़ रहा है और हम लोग काफी पीछे जा रहे हैं। देखिए, सोचने का तरीका होता है, किसी भी चीज को हम पॉजिटिवली भी सोच सकते हैं, किसी भी चीज को निगेटिवली। तो कुल बात यह है कि संकट को अवसर में बदलना सबसे बड़ी हमारी सफलता है कि किस प्रकार के संकट को हम उसको अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, अवसर में बदल सकते हैं। हमारे अंदर ये स्किल होना चाहिए और ये स्किल हमें पैदा भी करना है बच्चों में कि किस प्रकार से संकट को हम उनको अवसर में बदलें। सबसे बड़ा अवसर है जिन बच्चों की तैयारी अच्छी तरह नहीं थी, 2 महीने का उनको समय मिल गया, 3 महीने का एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स के, जो सोच रहे हैं कि पास बिल्कुल कोई काम नहीं रह गया है, उनके लिए सचमुच में रिवीजन करने का, प्रिपरेशन करने का, परीक्षा में अच्छी तरह से करने के लिए, कॉम्पिटिशन में अच्छी तरह तैयारी करने के लिए एक टाइम मिल गया है। एक इसको समझना चाहिए, पॉजिटिवली लें बच्चे। अगर पॉजिटिवली लेंगे, पेरेंट्स भी बच्चों को समझाएं, सभी बच्चों को ये समझाएं कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इसको पॉजिटिवली लें, पॉजिटिवली लेकर इसकी तैयारी अगर की जाए तो बच्चों के अंदर बहुत अच्छे, एक तो रिजल्ट अच्छे आएंगे और दूसरी प्रकार उनके अंदर टेंशन भी कमी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी घर में नहीं रहे, अलग अलग जॉब्स में रहे और अचानक लॉकडाउन में 2-2 महीने के लिए उनको घर में रहना पड़ रहा है। तरह तरह के लोग हैं जो रोजगार में, बहुत आईटी सेक्टर के लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बैंक ऑफिसर्स हैं, डिफरेंट टाइप के ऑफिसर्स हैं जो शुरू से ही 8 घंटे 10 घंटे काम करने की आदत पड़ चुकी है, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, और अचानक वो लॉकडाउन में घर में बिल्कुल पड़े हुए हैं और बहुत सब अधिक से अधिक वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है उनको, इससे अधिक गुंजाइश नहीं बच रही है। तो इन लोगों को सलाह देनी चाहिए, इनको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप पहले बोलते थे कि हम काम में इतने व्यस्त हैं कि हमें अपनी रुचियों को ध्यान देने का मौका नहीं मिलता है। बहुत सारी हमारी इंटरेस्ट की चीजें, हमारी हॉबीज हैं जो कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हम काम में बहुत बिजी हैं। लेकिन आज तो आप काम में बिजी नहीं है, लॉकडाउन के पीरियड में आप ये सोचिए कि बहुत ही अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है, एक पॉजिटिव इमोशन है, एक पॉजिटिव इमोशन है, उस हिसाब से सोचिए, पॉजिटिव सोच में रखिए कि अपनी रुचि के काम मन लगाइए, जो काम कभी नहीं कर पाए लॉकडाउन के कारण पूरी लाइफ, जिन चीजों को आप तरसते रहे कि जिन काम करना चाहिए नहीं कर पाए, जिन रुचियों को, किसी को गिटार अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को बावरी कभी कभी आपका ऑडियो फ्लक्चुएट कर रहा है। मेरा ऑडियो ओके? हाँ, अभी ठीक है, अभी क्लियर है? जी जी हाँ, ओके। तो इस प्रकार इन लोगों को भी अपने रुचियों को कार्य में लगाना चाहिए ताकि वो इस प्रकार के संकट से अपने आप को निकाल सकें, अपने मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रख सकें। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो लोग किसी न किसी ऐसे हाई प्रोफाइल के लोग जो कि 8-10 घंटे काम किया करते थे, अचानक लॉकडाउन में घर में फंस गए हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो दूसरी इस प्रकार के कामों में मन लगाएं जो उनकी हॉबीज थी, जो रुचियां थी, जो जीवन में वो कभी कर नहीं पाए, वो करने का भी एक बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर है। तो इन 2 महीनों में अपनी हॉबीज को पूरा कर सकते हैं। कोई बड़ा अच्छा पेंटर है,
पेंटिंग नहीं कर पाता था, लेकिन अपने जॉब के कारण सेकेंडरी इंटरेस्ट बहुत लोगों के होते हैं। कोई बड़ा अच्छा म्यूजिक था लेकिन म्यूजिक नहीं कर पाता था अपने जॉब के कारण। इसी प्रकार से कोई बहुत अच्छा डांसर है जो कि डांस नहीं कर पाता था। एनीथिंग जिसमें आपकी रुचि हो उसमें आपका मन लगाइए तो आपका समय बहुत अच्छी तरह बीतेगा, और फिर इस प्रकार के फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, इन सब सारी चीजों से मुक्त हो सकते हो। घर के कार्यों में भी सहयोग देने का अच्छा अवसर है। बहुत सारे मेल से कभी घर के कार्य उन्होंने किए ही नहीं, कभी आता ही नहीं था। जो गृहिणियां थी वही घर के कार्य करती थी, पुरुष बाहर का कार्य संभालते थे। अब इस समय आता है कुछ नई चीजें सीखने का। आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का भी क्लिप्स आता रहता है कि वो घर के कार्य सीख रहे हैं, खाना बना रहा है, कोई कुछ रेसिपी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जिम कर रहा है। तो कुछ आप इस प्रकार के एक्टिविटीज में अगर अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो तो आपके पास डिप्रेशन, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन संकट बचता रहेगा। तो इसी प्रकार से आप आजकल देख रहे हैं, अब वेबिनार का जमाना आ गया। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम वेबिनार किया करेंगे। किसी ने सोचा था? आप बताइए। नहीं, कभी भी हम लॉकडाउन, ये तो कोरोना सर हम लोगों को सिखला दिया कि आप वेबिनार से भी वेब से भी पढ़ा सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। सर जी एक प्रश्न, सर जी एक प्रश्न हमारे दिल में नहीं करना चाहिए, प्रश्न का तो सेशन नहीं है, लेकिन आप विद्वान हैं इसलिए आपसे हम जानकारी लेना चाह रहे हैं। जरूर दुश्मन जब अदृश्य हो और मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है कि हम उसका मुकाबला कर सके, ऐसे स्थिति में हम दुश्मन को परास्त कैसे करें? आपका मन का सबसे बड़ी चीज ज्ञान है, सबसे बड़ी चीज है सावधानी। विज्ञान आपका सर मन का विज्ञान क्या करता है? मन का बात यह है कि मन को अपनी रुचियों में लगाएं आप। सबसे बड़ी बात है, हर व्यक्ति की कोई ना कोई रुचि जरूर होती है, कोई ना कोई हॉबी। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी हॉबी ना हो, जो आपकी विशेष रुचियां न रही हो, जिसको अभी पूरा नहीं कर पाए। आप ही जैसे हमारे कॉलेज प्रिंसिपल अपने प्राचार्य का दायित्व निर्वहन करते चले आ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे शौक आपके होंगे जिसको आप कभी पूरा नहीं कर पाओगे, समय नहीं मिला होगा। आपको अफसोस रहता होगा कि अगर थोड़ा सा समय मिले तो अपने इन शौकों को भी हम अपने इस कार्य के साथ साथ पूरा करते, जो कि उत्तरदायित्व है। तो उन शौकों को पूरा करने आपके तनाव कम होंगे, आप दिल से दुश्मन से लड़ सकते हैं। आप घर में कैद रह करके भी अपने आप को कैद मत समझिए, ये समझिए कि हमें सावधानी कर रहे हैं। उस दुश्मन से लड़ने का और कोई तरीका हमारे पास नहीं है, सिर्फ इसके कि हम थोड़ा डिस्टेंसिंग बनाए रखें और लोगों से दूर रहें फिलहाल कुछ समय तक के लिए, जब तक कि उसकी कोई रेमेडी नहीं आ जाती है, कोई टीका नहीं आ जाता है, कोई दवा नहीं आ जाती है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो कोई उपाय ही नहीं है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका कि कोई उपाय नहीं होता है, कुछ इस प्रकार के स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। तो हम लोग ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं जिसका कोई उपाय नहीं है। मानसिक रूप से भी हमें अगर सशक्त रहना है, अपने को सबल बनाए रखना है, मानसिक रूप से सबल बनाए रखना है, तो अधिकतर हमें अपनी रुचियों में ही अपने आप को केंद्रित रखना पड़ेगा। एकमात्र वही उपाय है जिससे कि आप अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। तो जो भी आपकी विशेष रुचि हो, कृपया उसी रुचि की ओर आप आगे बढ़ें, उसमें मन लगाएं, उस कार्य को अधिक से अधिक संपादित करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो आपकी रुचि का विषय रहा है तो उसमें आपका मन भी लगेगा, उसको आप पूरी रुचि के साथ कर पाएंगे, मन के साथ पाएंगे। तो मन के साथ कर पाएंगे तो आपका समय भी जल्दी व्यतीत होगा और आपको उस प्रकार की बोर की फीलिंग नहीं होगी, आपको अच्छा लगेगा और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स के अलावा जैसे हमने कहा कि आजकल समय आ गया है वेबिनार का, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें सीखने की भी है। अब किस प्रकार से, बहुत लोगों को लैपटॉप चलाना नहीं आता था, बहुत लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, बहुत लोगों को वेबिनार्स में किस प्रकार से जूम की मीटिंग्स हैं, गूगल मीट है, तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो एक बड़ा अच्छा अवसर है सीखने का कि विभिन्न, मैं भी सीख रहा हूँ, मैंने भी कभी किया था, लेकिन मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर काम करने का अवसर मिल रहा है, गूगल मीट पे मिल रहा है, अनेक प्रकार के दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी मिल रहा है। तो इन प्रकार के प्लेटफॉर्म्स को भी से सीखने का प्रयास करता हूँ। लैपटॉप में वायरस सुना था, लैपटॉप में वायरस, अब वो वायरस नहीं है, लैपटॉप हम लोग को बढ़िया चला रहे हैं, लेकिन ये जो कोरोना का वायरस अदृश्य इसका हमारे पास हथियार भी नहीं, तो इसको हम देखने का प्रयास इस स्तर पर करें कि हम इससे बचें। मेरा सवाल सिंपल ये था कि मनोविज्ञान में हम इसको किस रूप में, जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस का, मैं व्यक्तिगत
बता रहा हूँ सर, मैं जी पोलिटिकल जी साइंस का जी विद्यार्थी जी रहा हूँ। जी 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 जब हम जानते हैं कि एक देश से हम सर यस हेलो पॉज पे चला गया है लगता है सर का। ओके ओके आज नहीं आ रही है तो सर। हाँ ये बगल वाला देश सर बहुत से मिल फ्लक्चुएट रहा, करेंगे। ये तो अदृश्य है, ये तो अदृश्य है दुश्मन। तो इसको किसके सहारे हम कैसे देखें ताकि ना हम बचेंगे? ये एक दिन का नहीं है सर, ये दुश्मन एक दिन का तो है नहीं। आपने खूब कहा इसके साथ जीना पड़ेगा हमको परसों। तो कैसे जिएंगे इससे? हम चूंकि दुश्मन है, मिल के भी नहीं रह सकते इससे। बिल्कुल इसमें बिल्कुल हमारा मनोविज्ञान क्या कहता है कि हम इसका किस हथियार का कैसे प्रयोग किया जाए ताकि हम इससे सुरक्षित। इसमें मनोविज्ञान यही कहता है कि हमें अपने मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना होगा। हमें हमारा जो जीवन शैली अभी तक जो चली आ रही थी, लाइफ स्टाइल भी मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा पक्ष है। तो अपने जीवन शैली में अगर हम परिवर्तन लाते हैं, सबसे बड़ी चीज है कि इस दुश्मन अगर अदृश्य है, जो सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि किस समय वो हमें कहाँ वार कर पड़ जाएगा, तो उसकी जितनी सतर्कताएं हैं, सतर्क होना भी मनोविज्ञान का ही एक क्षेत्र है, एक विषय है। तो सतर्कता एक प्रकार की मानसिक स्थिति होती है। तो उस मानसिक स्थिति को हमें और सुदृढ़ और सबल बनाना है, जिससे कि हम विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से सतर्क रह सकते हैं, उन सारे उपायों से, उन सभी उपायों को हमें अपनाना है, जिससे कि हम अधिक से अधिक मानसिक रूप से सतर्कता व्यक्त कर सकें, अपने को सतर्क रख सकें और उससे हम अपना बचाव कर सकें। इस समय बात है बचाव करने की अपनी। जब हमें पता है कि दुश्मन कहाँ से वार करेगा हमें नहीं पता है, तो हमें बचाव करना बहुत जरूरी है। कुल बात आती है कि मानसिक रूप से हम कैसे बचाव करें। तो मानसिक रूप से बचाव करने के लिए सतर्कता एक शब्द आती है। मानसिक सतर्कता और अपने जीवन शैली में उपयुक्त ढंग से परिवर्तन लाना, ये दो बातें हैं जो अति आवश्यक हैं। अगर इन दोनों चीजों को हम पालन करते रहें तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बचाए रखेंगे और उस अदृश्य दुश्मन का मानसिक स्वास्थ्य को बचाए रखते हुए सामना भी कर पाएंगे। थैंक यू सर। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो ये टिप्स थे कुल हमारे। जी तो जी मैंने यही कहना चाहता हूँ कि अगर इन सारी बातों पर ध्यान दिया जाए तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को, जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं हमारे, जो उन प्रैक्टिकल टिप्स पे ध्यान देना चाहिए। थ्योरी में बातें बहुत कुछ कही जाती हैं, लेकिन ये देखा जाता है ना कि वास्तव में जीवन में हम क्या झेल रहे हैं और उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर उसका समाधान अगर हम सफलतापूर्वक कर पाते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। जैसे बात की अभी प्रिंसिपल साहब ने कि अदृश्य दुश्मन से हम किस प्रकार लड़ें, तो अदृश्य दुश्मन है तो सतर्कता। सतर्कता के अलावा हमारे पास कोई मानसिक शक्ति नहीं है। किस प्रकार से हम सतर्क रहते हैं, किस प्रकार से हम पॉजिटिविटी अपनी बनाए रखते हैं और किस प्रकार से इस अपने संकट में भी हम अवसर की तलाश करते हैं। कहते हैं कि क्राइसिस में भी अपने आप में अपॉर्चुनिटी को ढूंढना एक बहुत बड़ा कौशल है। तो इस स्थिति में अगर हम उसको अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं तो ये सबसे बड़ी चीज है। उससे आपका मानसिक स्वास्थ्य अति उत्तम हो जाएगा और संकट को आप किसी प्रकार से अपनी अपॉर्चुनिटी में बदलने में सफल हो सकते हो। तो और इसके लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, जितने मनोवैज्ञानिक हैं सबकी सहायता करनी चाहिए और इस प्रकार से हम जरूर इस संकट से बाहर अवश्य आएंगे, सभी लोगों के सहयोग से, सभी सहायता से। और इसमें मनोवैज्ञानिकों की जो भूमिका है उनको अत्यंत सफलतापूर्वक, अत्यंत सजगतापूर्वक और अत्यंत निष्ठापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, तभी हम जाकर के सक्सेस हो पाएंगे। धन्यवाद। मैं पुनः सबका अत्यंत आभारी हूँ, मुझे इस अवसर पर आप लोगों ने। आपको एक हम निवेदन कर रहे हैं खुशबू के द्वारा। हमारे यहाँ सेमिनार होंगे तो टेबल पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आपके साथ, और आगे जब लॉकडाउन समाप्त तो सेमिनार करेंगे, उसमें निश्चित तौर पर आपकी भागीदारी होनी चाहिए। और मैं खुशबू से कहूंगा, मेरी बोधगया से और मेरी मगध यूनिवर्सिटी से बहुत पुराना रिश्ता है। जिस समय बैजनाथ प्रसाद जी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे, उस जमाने से मैं मगध यूनिवर्सिटी में विजिट करता रहा हूँ किसी न किसी कार्य से। तो मगध यूनिवर्सिटी है सर कि मैं भी यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, यहाँ का शिक्षक रहा हूँ, गया कॉलेज का ही स्टूडेंट, शिक्षक और पोस्ट ग्रेजुएट का शिक्षक और यहाँ पे, इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है। मैं
1982 से मैं निरंतर मगध आता रहा हूँ। 1982 से मैं लगातार मगध कर रहा हूँ। आनंद सर, बड़ी अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, आगे बढ़ाओ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके द्वारा दिए गए टिप्स को, सुझावों को हम अपने ध्यान में रखेंगे और आशा करते हैं आगे हम और बेहतर ढंग से ऐसे आयोजनों का संचालन कर सके। अब हम अंतिम क्षण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अंत में मैं हमारे को कन्वीनर तथा पीजी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी गया कॉलेज गया के हेड प्रोफेसर किशोर कुमार सर को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। किशोर सर। ग्यासुद्दीन साहब भी नजर आ रहे थे अभी। थैंक यू खुशबू जी जी। आज के इस वैलेडिक्टरी सेरेमनी ऑफ वेबिनार लेक्चरशिप के अवसर पर हमारे विद्वान शिक्षक प्रोफेसर आनंद कुमार जी, जो इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के प्रेसिडेंट भी हैं, मैं उनका अपने मनोविज्ञान विभाग की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने व्यस्तम क्षण में हमारे कॉलेज को ये समय दिया। आपके द्वारा कहे गए मनोविज्ञान वाणी को मैं बहुत गौर से सुन रहा था। आपने बहुत सारी नई जानकारियां दी और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा कहे गए, बताए गए गाइडलाइन और मार्गदर्शन से हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं वो काफी लाभ लेंगे और भविष्य में भी हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे महाविद्यालय में आएंगे। मैं अपने प्रधानाचार्य को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, आपकी आवाज फ्लक्चुएट कर रही है, नेटवर्क प्लीज चेक कर लीजिए। कुशल निर्देशन में यह सब दुरूह कार्य हम लोग संपन्न कर रहे हैं। और हेलो, मेरी आवाज नहीं जा रही है? हाँ, अब आ रही है सर, अभी आ रही है, बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। को भी बहुत धन्यवाद सर, बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन डिफेक्ट हो रहा है। ये खुशबू बोलने दीजिए, संपन्न हुआ और भविष्य में भी प्रधानाचार्य के सहयोग से हाँ बोलने दीजिए, बोलिए। एक बार फिर मैं आनंद सर का बहुत अभिनंदन करता हूँ। सर से मेरे पुराने इधर सर से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, बात नहीं हुई है, और सर को मेरा प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हेलो आवाज, हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हेलो, तुम्हारी आवाज आ रही है। हाँ जी सर। इसी के साथ आप सभी की अनुमति से मैं आज की सभा समाप्ति की घोषणा करती हूँ। आशा है ये सेमिनार अच्छे से हुआ होगा और आप सभी का आशीर्वाद हमारे डिपार्टमेंट को, हमें और पूरे मगध यूनिवर्सिटी को हमेशा मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत